नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की 2-3 बड़ी पॉलिटिकल खबरें हैं जो मैं चाहता हूं कि आपसे डिस्कस करूं। आज बिहार के पूर्णिया में गठबंधन का, जिसमें जेडीयू आरजेडी गठबंधन है, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव, उनकी बड़ी रैली थी, लेकिन कोई टीवी अखबार ने नहीं दिखाया। आप चाहें तो नेशनल दस्तक पर तेजस्वी यादव का, नीतीश कुमार का पूरा भाषण सुन सकते हैं। वहीं अमित शाह की रैली थी बिहार में ही, जहां उन्होंने कहा कि अब हम नीतीश कुमार से गठबंधन नहीं करेंगे कभी भी। वो भी खबर है जो टीवी अखबार ने आपको ऑलरेडी दिखा दिया होगा। इन्हीं बीच सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर है कि रायपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है, उसमें लगभग कांग्रेस ने नीतीश कुमार के बयान के बाद साफ कहा है कि वो तमाम जो सेकुलर दल हैं, धर्मनिरपेक्ष दल है, उनको गठबंधन के तौर पे देखते हैं और इसके लिए हम कोशिश शुरू कर देंगे। इसका मतलब है कि 2024 में कांग्रेस ममता बनर्जी, नवीन पटनायक या चंद्रशेखर, इन सब के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में तो नहीं दिख रही है। इसका मतलब है कि 2024 से पहले जो नीतीश कुमार ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि जो पार्टी जहां मजबूत होगी, जैसे उदाहरण लीजिए बंगाल है, बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी मजबूत है तो कांग्रेस उनको सपोर्ट करेगी, एक गठबंधन बने, कम सीटें ही मिले। पंजाब में आम आदमी पार्टी है तो वहां उसको मजबूत किया जाए। तेलंगाना में केसीआर है, उनको मजबूत किया जाए। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी है, वैसे उनके आंकड़े 36 के हैं, तो ये एक मेथड हो सकता है। जैसे उड़ीसा में नवीन पटनायक है, आप बीजेपी को ऐसे ही हरा सकते हैं। बीजेपी को कांग्रेस नहीं हरा सकती। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतने जा रही है। आप लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए, क्योंकि इन तीनों राज्यों में कांग्रेस जो है वो अपना दमखम दिखाना चाहती है, अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। और जहां वो अकेले चुनाव लड़ेगी, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बीएसपी या चंद्रशेखर रावत आजाद समाज पार्टी, ये तमाम लोग एक अलग चुनाव लड़ेंगे और नुकसान कांग्रेस को होगा। अब ये मत कहिए कि इनको चुनाव लड़ने का हक नहीं है, सबको चुनाव लड़ने का हक है। सवाल है कि कांग्रेस ने एक बात और साफ कर दिया है, वो फिलहाल कोलिजियम सिस्टम के साथ बनी रहेगी। तो कांग्रेस में एक बात तो है, अभी देखिए राजस्थान का मामला था, हरियाणा का मामला था, कांग्रेस सॉफ्ट दिख रही है। तो ये बात तो तय है कि कांग्रेस को आखिर वोट क्यों दिया जाए बिना गठबंधन के। पॉलिटिकल पार्टनरशिप तो होनी चाहिए। अगर वो चंद्रशेखर यादव रावण को गठबंधन में लेते हैं, मायावती जी को गठबंधन में लेते हैं, तो ओवैसी को भी गठबंधन में लेना चाहिए। आज के समय में आप बिना रिप्रेजेंटेशन के काम नहीं बनेगा, सबको भागीदारी देनी पड़ेगी, जो मानवर कांसी राम साहब का मेथड है। सोचिए, बीजेपी जैसी पार्टी जिसके पास संसाधन है, सारे तरह के संसाधन है, वो यूपी जैसे राज्य में जहां उसकी सत्ता है, केंद्र में सत्ता, उसके बाद भी वो अनुप्रिया पटेल या निषाद या अभी ओपी राजभर, इन तमाम दलों से गठबंधन करती है। इसका मतलब है कि कांग्रेस को भी इस मेथड को अपनाना चाहिए, और वो ऐसा नहीं करते हैं तो आप कल्पना कीजिए कि इस देश में बहुत मुश्किल है। और यह अंकर जाति व्यवस्था के लिए और उनके भेदभाव के लिए ब्रिटिश सरकार को दोष दे रही, जो एक सफेद झूठ है, या भारतीय समाज को समावेशी मानती हुई, जो खुद में एक मजाक है। सोचिए, ये न्यूज 24 जो आपको थोड़ा लिबरल दिखता होगा, ये दरअसल चैनल जो है वो राजीव शुक्ला का है। राजीव शुक्ला कांग्रेस के नेता है। राजीव शुक्ला की जो पत्नी है वो रविशंकर प्रसाद की सिस्टर हैं। तो ये इन लोग का लेफ्ट, राइट और सेक्युलर तीनों घुल मिला के चलता रहता है। ये आपको एकदम पागल कर देगा, समझ ही नहीं पाएंगे कि इनका चल क्या रहा है। खैर, अब एक दूसरी खबर आते हैं। आज अब तो ये बात तो तय है कि आप बहुजन समाज पर अत्याचार करके बच नहीं सकते हैं, ये तो तय है। बिहार में एक प्रेमी यादव नाम के शख्स ने गाना गाया, उसमें बीएसपी सुप्रीमो का अपमान था और उसको सबक सिखाया गया। एफआईआर दर्ज हो गई है भोजपुर में। मैं फिर कह रहा हूं, उनको बाकायदा माफी मांगनी चाहिए, तभी जाके वो बच सकते, नहीं तो वो उनकी गुंडाई नहीं चलेगी। और सोचिए, धीरेन्द्र शास्त्री, आज धीरेन्द्र शास्त्री के घर तमाम लोग पहुंचे और उन्होंने जयस के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग, और दोनों भाई अब लापता हैं। सोचिए, उनका टीवी ने किस तरह से उनको हाइप दिया था, किस तरह से उनको भगवान साबित कर रहा था, और वो एक SC/ST एक्ट के बाद फरार हैं। ये देखिए, वहां लोग गए थे।
और वहां पुलिस डिप्लॉय किया गया था। सोचिए कि वहां एक उनके सजातीय जो है एसपी हैं और वो अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि वो 6 दिन से लापता हैं। और अब एक विनोद कापड़ी ने ट्वीट किया है, भारत को विखंडित होने से बचाना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हर दल को साफ साफ कहना होगा कि कड़े शब्दों में इस देश में जो भी हिंदू राष्ट्र या खालिस्तान की बात करेगा वो देशद्रोही माना जाएगा और उसके साथ वैसा ही सुलूक होगा। अब बताइए कि बीजेपी की पूरी राजनीति जो है वो हिंदू राष्ट्र को लेकर है। वो उसका एक पत्रकार है सुरेश चौहान के, वो भी यही बात बोल रहे हैं। तमाम बीजेपी नेता ग्राउंड लेवल पे जितने खासकर ब्राह्मण समाज के लोगों से बात कीजिएगा वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये देश तभी मुल्क बना है जब संविधान लागू हुआ है। सम्राट अशोक के बाद धीरे धीरे ये देश, जब से भारत बुद्ध में भारत नहीं रहा तब से ये देश टूट गया था जातियों में, कबीलों में। उसके बाद सम्राट अशोक ने इसको एकजुट किया। उसके बाद सम्राट अशोक के बाद जो है वो शिवाजी महाराज ने एकजुट करने की कोशिश की, महाराणा प्रताप ने एकजुट करने की कोशिश की, सूरजमल साहब ने, और तमाम जो किसान राजा हुए उन्होंने एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन इसको तोड़ा गया। अब संविधान आने के बाद फिर से ये भारत बना, पाकिस्तान अलग हो गया, भारत बचा। तो अब उसको फिर से सोचिए। अब जितने दिलीप मंडल कहते हैं कि जितने हिंदू राष्ट्र वाले हैं इनको भेजिए पंजाब, क्योंकि वहां से खालिस्तान की मांग हो रही है, और दोनों को एक जेल में बंद कर दीजिए। आप करेंगे? कौन लोग हैं बताइए? खालिस्तान को लेकर सारे ब्राह्मण पत्रकार नाराज हैं, वही सारे सवर्ण ब्राह्मण पत्रकार जो कल तक हिंदू राष्ट्र पर मुंह नहीं खोल रहे थे। तो मैं फिर कह रहा हूं, भारत का जो सेकुलर फैब्रिक है, जो भारत का संविधान है, जो धर्मनिरपेक्षता है, सबको भारत का संविधान अपना धर्म मानने का अधिकार देता है। लेकिन आप किसी के साथ धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं कर सकते हैं, जाति के नाम पर अत्याचार। इतना बढ़िया संविधान जो सबको बराबर का अधिकार देता है, वो कौन, ये बीज किसने बोया है? अमृतपाल सिंह सिद्धू नाम है उनका, और वो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। और उनका भी वही तर्क है कि यहाँ के किसानों का, लोगों का भला होगा, हमें हिंदुओं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां भी यही सब चल रहा है। तो इस तरह के हालात हैं, देश को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। और मैं फिर इसलिए कह रहा हूं कि फाइनली भारत तभी एकजुट होगा जब भारत जो है वो संविधान से चलेगा, और तभी इस देश के हर नागरिक के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। जो आपको धर्म आधारित राज्य की मांग कर रहा है वो आपको बहका रहा है। गुरु नानक साहब का पूरा फिलॉसफी पढ़िए, रैदास, कबीर, बुद्ध, पेरियार, अंबेडकर, सब में ह्यूमैनिटी है। लेकिन ये सारे झगड़े की जड़ ये कुछ मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोग हैं जो हर किसी का शोषण करते हैं और लोगों को धर्म और जाति में बांट रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ का एक भाषा सुनिए उनका। प्रदेश के अंदर सुरक्षा की बात करते हैं, शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं करता है। हमसे कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ की भाषा है अखिलेश यादव के लिए। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो लोग जाति पर गुमान करते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं इस देश के किसान जातियों को सचेत होना चाहिए। इस देश में अगर आप जातिवाद मानते हैं, अपने आप को किसी से उच्च मानते हैं, तो आप यकीन मानिए आप किसी से नीच भी हैं। और जाति व्यवस्था में जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है वो इस देश में मलाई खा रहा है और बाकी लोग लड़ रहे हैं। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक सर्वे तो पता तो कीजिए, कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, चपरासी कौन है, चीफ जस्टिस कौन है, सोचिएगा जरूर। इसलिए मैं कह रहा हूं इस देश को, संविधान को मजबूत कीजिए। आप सोचिए कि आसाराम, राम रहीम, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग अगर संविधान नहीं होता तो क्या करते। और सोचिए जब संविधान नहीं होगा तो ऐसे लोगों ने धर्म के नाम पर क्या क्या अत्याचार किए होंगे, सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।